बहुत बार कहते हैं ना कि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन कभी कभी झूठी तस्वीरें डालकर लोग अपने बारे में एक ऐसी पिक्चर नरेट करते हैं कि वो जैसे हैं वैसे वो दिखाई नहीं देते, लेकिन पिक्चर के ज़रिए वो अपने आप को बहुत साफ सुथरा और अच्छे छवि का बताते हैं। जी हाँ, आजकल एक आपने ट्रेंड देखा होगा कि लोग सोशल मीडिया पे फोटोज़ डालेंगे पूजा पाठ ये सब चीज़ की और करेंगे सब बुरा भला काम, लेकिन सोशल मीडिया पे दिखाएंगे कि हम बहुत अच्छे हैं। तो आप पूछ रहे होगे कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये स्टोरी ही उससे जुड़ी हुई है। एक औरत सोशल मीडिया पे दिन रात पूजा करने वाली, धार्मिक आस्था पे विश्वास रखने वाली, डेली हाथ में फ़ोटोज़ लेंगी भगवान के साथ, सेल्फी, पूजा पाठ अच्छे से, मतलब कोई भी प्रोफाइल दिखेगा तो बोलेगा वाह कितनी अच्छी औरत है। जो भी इसका पति होगा कितनी संस्कारी, कितने घर में, मतलब संस्कारी तो नहीं, मतलब कह सकते कि अरे यार कितना पूजा पाठ और कितने अच्छे दिल के लोग हैं। लेकिन वही औरत अपने पति का मर्डर प्लान करती है। किसने सोचा भी नहीं था कि जो सोशल मीडिया पे अपनी प्रोफाइल इस तरह से दिखा रहा है, जो अपने आप को लोगों के सामने इस तरह से रख रहा है, वो ही अपने पति की कातिल निकलेगी और अपने पति का मर्डर करवाए अपने बॉयफ्रेंड के साथ, वो भी इतनी छोटी सी चीज़ के लिए। और किसी का घर तोड़वा के पहले तो शादी की, मतलब वो आदमी की पहले से शादीशुदा था, उसका घर तोड़वाया, शादी की, फिर शादी करने के बाद उसका मर्डर करवा दिया। लालच इतना ज़्यादा था कि सोशल मीडिया पे नज़र नहीं आ रहा था। सोशल मीडिया पे तो बस उसकी अच्छी छवि थी कि वो पूजा पाठ करती है, सुबह शाम टाइम से उठती है, अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ डालती है, भगवान के साथ दिन भर फ़ोटोज़ ही फ़ोटोज़। ऐसा लगता है कि इसके इतना तो कह सकते हैं ना कि कोई पूजा पाठ वाला है ही नहीं। तो ये कौन है? ये है रीना सिंधु। और रीना सिंधु की यही कहानी नहीं है, रीना सिंधु की बहुत लंबी कहानी। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्यों अपने पति को मारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, और क्या ऐसी चीज़ें थी जो इसे खटकने लगी थी, क्यों अपने पति के ही कातिल बन गई, और इनके पति जो थे इनके जाल में कैसे आ गए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो लास्ट तक की वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। दिल्ली का एक परिवार, उसके जो मुखिया थे उनका नाम है रविंदर सिंह। उनकी उम्र 54 ईयर्स है और वो दिल्ली के राजौरी बाग में रहने वाले हैं। और इनकी एक पहली शादी होती है तो जिनका नाम है आशा, और उनसे एक बेटा भी है जिसका नाम है हर्षित। अब क्या होता है कि 20 साल पहले ये इनके पड़ोस में, मतलब थोड़े से ही दूर में, मुरादाबाद में एक रीना सिंधु नाम की औरत रेंट पे रहती है और वो फिजियोथेरेपिस्ट थी। फिजियोथेरेपिस्ट आपको पता ही होगा, मतलब डॉक्टर की श्रेणी से थोड़ा सा अलग है, लेकिन अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, एक्सरसाइज कराने के लिए, बॉडी मूवमेंट कराने के लिए हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें एक्सरसाइज करवाता है और उस बॉडी पार्ट को मूवमेंट में लाने की कोशिश करता है। तो रीना सिंधु वो काम करती थी, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर थी। अब क्या होगा कि एक रोज़ रविंदर सिंह की हाथ में मोच आ गया और वो चले जाते उस डॉक्टर के पास, और वहाँ से उन दोनों की दोस्ती शुरू होती है। एक्सरसाइज कराते कराते दोनों में दोस्ती शुरू हो जाती है और दिन पर दिन वो मिलते रहते और दोनों में प्यार हो जाता है। वैसे इसमें एक चीज़ गौर करने वाली थी, रविंदर की जो उम्र थी वो जो रीना है उससे 20 साल ज़्यादा थी, मतलब 20 साल बड़े हैं रविंदर, और फिर भी रीना उनसे प्यार मोहब्बत कर लेती है और दोनों धीरे धीरे अपने अफेयर को आगे बढ़ाते रहे और एक अलग जगह रीना कमरा लेके रहने लगी और ये उसके पास रेगुलर जाते रहे। अब जो रविंदर थे वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे, अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, सब कुछ सही था। अब ये थोड़े दिन यहाँ अपना, इनका एक देहरादून में फैक्ट्री थी, तो ये देहरादून इनका आना जाना रहता था। तो इन्होंने कहा कि जो इनकी अफेयर था जिसके साथ रीना से, कि तुम देहरादून ही शिफ्ट हो जाओ मेरे साथ और हम देहरादून आते जाते रहेंगे। तो ये देहरादून उसे किराए पर एक मकान लेकर देते हैं और वो वहीं रहने लगते हैं और ये उनके साथ वहाँ लिविंग में रहती है। कुछ सालों तक दोनों लिविंग में रहते हैं और 15 साल पहले ये अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, जो पहली वाइफ थी आशा, और फिर डिसाइड करते हैं कि रीना के साथ ही शादी करूँगा। तो अब तक देखिए रीना के साथ लिविंग में रह रहे थे और थोड़े दिन बाद रीना से शादी कर लेते हैं। रीना से शादी करने के बाद उनकी एक बेटी भी होती है और अब शादी हो गई है, सब भरोसा बैठ गया है बहुत ज़्यादा। तो रीना को वो एक घर जो है 3 मंजिला इमारत गिफ्ट करते हैं, अच्छा बंगलो, जिसकी कीमत 4 से 5 करोड़ होती है। और ये मुरादाबाद में जहाँ ये अपना फिजियोथेरेपी सेंटर पहले चलाती थी उसी के पास ये इनको जो घर है वो गिफ्ट करते और उसमें ही नीचे ये वापस से फिजियोथेरेपी सेंटर चलाना शुरू कर देती है। और ऊपर एक जो फ्लोर होता है उसमें सैलून चलाने लगती है, बाकी फ्लोर पे ये लोग रह रहे थे। अब ये सब कुछ चल रहा था, इसी बीच अचानक से इनको लॉस होने लगा। जो इनके पति हैं जिनसे इन्होंने शादी कर ली, रविंदर, उनका अचानक से लॉस होने लगा और लॉस इतना ज़्यादा होने लगा कि ये दिन पर दिन फंसते जा रहे थे।
और इन्हें लग रहा था कि मैं प्रॉपर्टी बेच दूंगा तो मैं अपना कर्ज जो है चुका दूंगा। लेकिन प्रॉपर्टी जो थी, जो इन्होंने गिफ्ट की थी, वो दोनों के नाम पे थी, रीना और रविंदर दोनों के। तो दोनों की आपसी सहमति के बाद ही वो प्रॉपर्टी बेची जा सकती थी। अब इस बात को लेकर दोनों की लड़ाइयाँ होती थी, क्योंकि रीना को लग्जरी लाइफ जीने की आदत हो गई थी, बड़े बंगले में रहना, बड़ी गाड़ी में आना जाना। अब कहीं ना कहीं उन्हें डर लग रहा था कि पति के इस फैसले से वो तो रोड पे आ जाएंगे और वापस से उनकी ज़िंदगी पहले जैसी हो जाएगी, जो पहले रीना जी रही थी, अपने पहले जो मुरादाबाद में जी रही थी, वैसी वाली लाइफ आ जाएगी। तो इस बीच वो बड़े टेंशन में थी। इस बीच इनके पति कुछ दिन के लिए गायब हो जाते। गायब किस लिए हो जाते? अब इनके ऊपर कर्ज इतना ज़्यादा बढ़ रहा था, इन्होंने किसी को चेक दे दिया 15 लाख का। वो चेक बाउंस हो गया, सामने वाले ने केस कर दिया, FIR कर दिया, तो ये फरारी काटने लगे, मतलब फरार हो गए। और ये बोलने लगे, अपनी बीवी पे प्रेशर बनाने लगे कि नहीं नहीं, हमें फ्लैट बेचना पड़ेगा, हमें लोगों के पैसे चुकाने, तो वहीं से आएगा 4-5 करोड़ रुपए, तभी मैं इन सब झमेले से बाहर आ जाऊंगा। सोचिए, अब कोई भी बीवी होती तो अपने पति का कर्ज उतारने के लिए तुरंत रेडी हो जाती, लेकिन नहीं। रीना को तो पहले से ही जो रविंद्र है उनमें इंटरेस्ट ही नहीं था, सिर्फ पैसे में इंटरेस्ट था। लेकिन उसने सोशल मीडिया पे अपनी ऐसी साफ सुथरी छवि बना के रखी थी कि कोई भी उसके जाल में फंस जाए। वो दिन रात भगवान के साथ फ़ोटोज़, दिन भर दिखाना कि मैं पूजा पाठ करती हूँ, ऐसे। मतलब बहुत बार होता है ना कि बहुत लोग प्रोफाइल देख के जज कर लेते हैं कि अरे यार ये फ़ोटोज़ ऐसी डाल रहा है, मतलब ये दिल का बहुत अच्छा है, मतलब देखो कितना पूजा पाठ करता है। इस तरह की छवि अपनी जो रीना है उन्होंने बना के रखी थी। अब इसी झांसे में रविंद्र फंस जाते हैं। लेकिन अब रीना के यहाँ एंट्री होती है एक लड़के की, जिसका नाम है पारितोष। पारितोष भी रीना से छोटा है और आता है अपने फिजियोथेरेपी का काम कराने की, एक्सरसाइज कराने, और वहीं दोनों का प्यार शुरू हो जाता है। अब रीना को एक तरफ डर था कि ये प्रॉपर्टी वगैरह जब भी रविंद्र आएगा और बेचने को बोलेगा तो मैं उसे मना तो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है। तो रीना बहुत टेंशन में आ जाती है, और रीना तब तक परितोष के साथ अफेयर में भी आ जाती है। दोनों का अफेयर चलता रहता है। फिर रीना उसे सच बताती है कि मेरे को रविंद्र पसंद ही नहीं था, लेकिन मैं उसके प्रॉपर्टी के चक्कर में मैंने उससे शादी कर ली। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ये घर बेच देते तो फिर रोड पे आ जाती। तब रीना यहाँ से अपनी शातिराना दिमाग चलती है और कहती है पारितोष को कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगी और तुमसे शादी भी कर लूँगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो पारितोष जो है रेडी हो जाता है, बोलता है बताओ क्या करना है। वो पारितोष से कहती है कि तुम्हें मेरे पति का मर्डर करना पड़ेगा और मैं इस मर्डर में तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। तो अब रेडी हो जाते हैं। परितोष बोलता है ठीक है। परितोष भी क्योंकि प्यार में था, और वो सब रेडी हो जाते हैं, प्लानिंग करते हैं। और कुछ दिन बाद जब ये फरारी काट के लौटता है, बेल ले लेते हैं उस केस में, तब ये लौटता है तो ये प्लान करती है, उसे बोलती है कि मेरा एक दोस्त है पारितोष, उसके पास बहुत अच्छे बिजनेस प्लान्स हैं, तुम्हारे बिजनेस में मदद मिल जाएगी, हम उससे पैसे की भी सहायता ले लेंगे। ये लोग चले जाते हैं बिजनौर पारितोष के घर पे, और पारितोष अपने घर में पहले से प्लान करके रखता है। यहाँ ये लोग रविंद्र को बहुत ज़्यादा शराब पिलाते हैं। शराब पिलाने के बाद जब वो नशे में हो जाता है और बेहोशी की हालत में चला जाता है, तो पारितोष उसे फावड़े से मारता है, और बीबी बताती कि गले पे मारो, हाथ पे मारो, पैर पे मारो, और तब तक मारते हैं फावड़े से जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। अब समझिए, मौत तो 1 तारीख को इन्होंने मर्डर प्लान करके 1 तारीख को मर्डर कर दिया, लेकिन डेड बॉडी को अपने पास ही रखते हैं। 2 जून को ये बिजनौर से गाड़ी लेकर निकलते हैं और चले जाते हैं उत्तराखंड के रामनगर, और वहीं बीच में एक इलाका पड़ता है कोटद्वार, वहाँ इनकी डेड बॉडी फेंक देते हैं। अब तक किसी को कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि घर वालों से रविंद्र मतलब नहीं रख रहा था, उसने दूसरी शादी कर ली थी, पहली बीवी को कोई लेना देना नहीं था, वो इसकी बातचीत नहीं थी। अब ये जो कोटद्वार, देहरादून, मतलब आप उत्तराखंड में जो लोग रहते हैं उन्हें पता होगा, उत्तराखंड में एक जगह कोटद्वार जंगल वाला इलाका है, थोड़ा पहाड़ वाला इलाका है, वहाँ फेंक देते हैं। पुलिस को जब डेड बॉडी मिलती है तो पुलिस को लगता है एक्सीडेंट केस है। 5 तारीख को देखिए, 1 तारीख को मर्डर, 2 तारीख को डेड बॉडी फेंकी, 5 तारीख को पुलिस को डेड बॉडी मिलती है। पुलिस को लगता है कि ये एक्सीडेंट है, लेकिन पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम को भेजती है तो पता चलता है कि ये तो मर्डर है। फिर पुलिस उस बॉडी की शिनाख्त करती है और बॉडी के बारे में जानकारी निकालती है कि किसकी है, तो पता चलता है कि ये रविंद्र की डेड बॉडी है। रविंद्र के भाई रमेश को बुलाया जाता है। रमेश बताता है कि हाँ ये मेरे ही भाई है। इसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगती है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी, उस बीच एक गाड़ी दिखती है। गाड़ी का 2 बार मूवमेंट दिखता है उसी एरिया में, और टाइम पीरियड पुलिस लॉक कर लेती है सीसीटीवी फुटेज में। तो पुलिस को पता चलता है ये गाड़ी ये तो गाड़ी इन्हीं की है, रविंद्र की, और ये गाड़ी वापस जा रही है। मतलब कोई इन्हें लाया, यहाँ फेंका और इनकी गाड़ी वापस लेके गया, और उस गाड़ी को ले जाकर इन लोग ने नोएडा में खड़ा कर दिया। अब उसमें लास्ट फुटेज में भी ये लोग आ गए कि वो गाड़ी लेके जा रहे थे। 2 टोल भी होता है नोएडा जाने तक, देहरादून से और वहाँ उत्तराखंड से नोएडा जाने के लिए। तो 2 टोल थे, उन दोनों टोल में इन दोनों की तस्वीर आ गई। पुलिस ने इन दोनों को बुलाया, सख्ती से पूछताछ की, तो ये झूठ बोल नहीं पाए क्योंकि इनकी मोबाइल लोकेशन सब कुछ वहीं की मिली, और ये लोग पकड़ा गए।
और पकड़ाने के बाद इन्होंने अपना सच बता दिया। तो जो सबसे शॉकिंग फैक्ट था पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, रीना ने कहा कि मैंने अपने इसी प्रोफाइल के ज़रिए मैंने इन्हें फंसाया कि मैं बहुत सभ्य लड़की हूँ, मैं बहुत अच्छे ख्यालात की लड़की हूँ, मैं बहुत अच्छा सोचती हूँ। तो उन्होंने मुझ पे विश्वास कर लिया, लेकिन मेरी नज़र इनके पैसों पे थी, मुझे इनमें इंटरेस्ट ही नहीं था। लेकिन मुझे लगा कि अगर ये कर्ज़े में जा रहे हैं और ये अपना घर बेच देंगे तो मैं तो सड़क पे आ जाऊंगी और मेरी वो जो लग्जरी लाइफस्टाइल थी वो कहीं ना कहीं फिर पुराने हालातों में मैं चली जाऊंगी जैसे मैं पहले जी रही थी। और मैं ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने इससे शादी की थी लग्जरी जीने के लिए। और जिसके बाद मुझे जब लगा कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, तब मैंने प्लान किया इनका मर्डर करने का। और फिर रीना ने इनका मर्डर करवा दिया और ख़ुद भी इसमें शामिल थी। तो इसलिए बहुत बार ऐसा मैं कहता हूँ कि जो लोग सोशल मीडिया देख के शादी के लिए वो करते, प्लान करते कि सोशल मीडिया पे प्रोफाइल देख के लोगों को जज करते, तो मुझे लगता है जज नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक कहावत मैंने देखी थी और एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट आया था, वो आपको भी आया होगा, कि बहुत बार जो मंदिर जाते हैं डेली वो लोग ऐसा क्राइम कर देंगे जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। और जो आदमी पता चला डेली शराब पीता है वो दिल का सच में बहुत अच्छा होगा। तो किसी की सोशल मीडिया प्रोफाइल कौन कैसा दिखता है, क्या करता है, उसकी पर्सनैलिटी से उसे जज नहीं कर सकते। और यही में हम सब के लिए एक ये खबर जो है और ये जो न्यूज़ है, हम सब के लिए आपस में मैसेज है कि हर चीज़ जो सोशल मीडिया पे दिखाई जाती है वैसी है नहीं, उसके पीछे कुछ अलग कहानी है। तो इसलिए आप किसी भी को भी जज कर रहे हो तो उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल से बिल्कुल ना जज करें, क्या पता पर्दे के पीछे कुछ बात और है। तो दोस्तों ये खबर आपको कैसी लगी, ये स्टोरी आपको कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा, ढेर सारे कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।